अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे और आने वाले साल के हवाले से खूब आप लोगों ने प्लानिंग भी कर ली होगी। और दिसंबर का महीना खुद एहतसाबी का महीना होता है जिसमें आप साल भर की अपनी कारकर्दगी का एनालिसिस करते हैं और साल के शुरू में जो हमने सेट किए होते हैं गोल्स, उनमें कितनी कामयाबी हमें मिली है, कितने हम लोगों ने जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव किया है और कितने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं, उनके हवाले से भी हम लोगों ने सोचना होता है कि उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को दिसंबर के मेरे ख्याल से लास्ट वीक में करनी चाहिए या लास्ट डेज जो चल रहे हैं इसमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की आदत नहीं अपनाते हैं आप एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते हैं। तो जनाब इस हवाले से भी ये बेहतरीन मौका है कि आप गुजरते हुए साल का तज्जिया करें, नेगेटिव चीज़ों को पिछले साल ही जितने भी ख्यालात हैं उधर छोड़कर आगे बढ़ें और मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ जो आने वाला साल है उसकी तैयारी करें, उसको खुशामदीद करें ताकि आपका जो नया वाला साल है वो अच्छे तरीके से गुजरे और आपकी एनर्जी अच्छी रहे। अभी बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम सरमा जनाब अपने उरूज की जानिब बढ़ रहा है और दिसंबर और जनवरी पाकिस्तान में सर्दी की पीक के महीने समझे जाते हैं और जब मौसम सरमा आता है ना तो हमारे खाने पीने के हवाले से बहुत सारी वैरायटी भी हमें अवेलेबल होती है। तरह तरह के खानों और पकवानों की मांग में भी इजाफा हो जाता है, खास तौर पर चटपटे खानों, फ्राइड चीज़ों, बारबेक्यू और मछली का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लाहौरी आपको पता है पहले से ही खाने पीने के हवाले से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना चुके हैं और जब इतनी वैरायटी अवेलेबल होगी तो फिर मेरे ख्याल से एहतियात कौन बरतेगा, कौन चाहेगा कि हम जो हमारे सामने टेबल पे चीज़ें रखी गई हैं वो हम लोग ना खाएं। तो जब हम खाने पीने में लापरवाही बरतते हैं तो इसका नतीजा मैदे के मसाइल और सीने की जलन की शक्ल में भी निकलता है। तो मौसम सरमा में अक्सर लोग आप लोगों को भी और मुझे भी शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि तेजाबियत हो गई है, एसिडिटी हो गई है, बदहजमी या फिर गैस्ट्रो के मसाइल का हम शिकार हो गए। तो इन मसाइल की वजूहात क्या होती हैं और कैसे इनसे हम बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कामरान शफीक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कामरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं जैसे डॉक्टर साहब बात करी थी कि जैसे हम ये चेंज होता है मौसम तो हम लोग खाने पीने के वाले से हमारे पास काफ़ी वैरायटी आ जाती है और आजकल मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है, वो चाहे बड़ों के मसाइल हों या फिर छोटे बच्चों के हों। तो हमें बताइए मैदे का सख्त होना या मैदे के फूलने की शिकायत हो रही है, इनकी वजह क्या है? जी देखें, ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि लोग आते हैं जी मेरा पेट फूल रहा है, इसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि इसमें आपके मैदे में सोजिश हो जाती है। ओके। और उस सोजिश की भी बहुत सी वजूहात हैं। जो टॉप वजह है वो है हेलिकोबैक्टर, उस पर हम बात करेंगे। एच पाइलोराई इन्फेक्शन क्या होती है, उसका कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लोग जोड़ों में दर्दों के लिए सर दर्द भी लेते हैं, वो भी आपके मैदे को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कैंसर हो सकता है। उसके अलावा केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल लोग भी लेते हैं, उसे कहते हैं जी केमिकल की वजह से अल्कोहल से इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक में। अगर आपको पित्ते में पथरी हैं तो उससे भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो तब भी आपका पेट ब्लोटेड होगा। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तब भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं उनमें वीट इंटॉलरेंस होती है, ठीक, उससे हम सीलिक डिजीज कहते हैं। जो लोग रोटी, ब्रेड, पास्ता खाते हैं उनका पेट फूल जाता है उसके बाद। तो उसके भी एक ब्लड टेस्ट है जो आप डायग्नोज कर सकते हैं उसके लिए। और अब मैं आता हूँ जो टॉप जो चीज़ हम अपने क्लिनिक्स में गैस्ट्रो में हम अपने पेशेंट आते हैं फेस करते हैं, वो है हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। बहुत कॉमन है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्री में, पाकिस्तान जैसे कंट्री में 50 to 90% लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन होती कैसे हैं? ये कंटेमिनेटेड पानी और खाने से होती है। सो हम जाते हैं, देखें होता ये कि जिस बंदे को इन्फेक्शन है, अगर 50 to 90% लोगों को इन्फेक्शन है वो पखाने में निकल रहा है हेलिकोबैक्टर, वो जाता है टॉयलेट में, हाथ वॉश नहीं करता अच्छी तरह, आपके लिए बर्गर बनाता है, सैंडविच बनाता है, तो ही विल ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। इसी तरह वो अगर अक्सर देखा होगा आप शादी में भी वो वेटर आते हैं, उन्होंने अंगूठे नान के ऊपर रखे होते हैं, तो विच इज वेरी अनहाइजेनिक, तो आपको इन्फेक्शन होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फेक्शन। इसको हम एक पखाने का टेस्ट होता है उससे टेस्ट कर सकते हैं जो 95% एक्यूरेट है। लेकिन जैसे हम मिडिल एज में जाते हैं यही सिम्टम कैंसर की वजह से हो सकते हैं, तो वी हैव टू डू एंडोस्कोपी।
हम कैमरा टेस्ट करते हैं, मैदे में जाते हैं, टिश्यू सैंपल लेते हैं, उसमें हेलिकोबैक्टर आ जाता है और हम ये भी कह देते हैं जी आपको जो अल्सर सोजिश है उसमें कैंसर नहीं है, ठीक है। हमने कोई आपको कैंसर नहीं देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो बहुत पिछले दिनों हमारे पास बहुत से केसेस आए, फिश खाने के बाद लोग गैस्ट्रोएंटराइटिस, फूड पॉइजनिंग के साथ आए। तो उसमें भी ये है कि आई एम श्योर कि वो अनकुक थी या प्रॉपरली कुक नहीं थी। जो भी खाना देखें जिस पाइपिंग हॉट होता है, जब धुआं निकल रहा होता है, उसमें आपके सल्मोनेला, शिगेला, हेलिकोबैक्टर, फिर हमारे पाकिस्तान में आपने पीला यरकान सुना होगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये सारे के सारे इसी जमरे में आते हैं कि आपने एक ऐसी जगह से खाना खाया है जहाँ फूड हाइजीन प्रॉपर नहीं रखा गया, स्पेशली अगर अनकुक्ड। अगर आप सैलेड खाते हैं, कोई भी चीज़ जो पाइपिंग हॉट नहीं है, आपको पता है सैंडविच और बर्गर्स भी दे आर नॉट हॉट इनफ टू किल द वायरस। इलाज क्या है फिर अगर हम लोगों ने खानी है ये चीज़ें, ये खुराकें खानी ही हैं, तो फिर इसका इलाज क्या है? ये जो मैदे के मसाइल है इनसे छुटकारा हासिल हो सकता है क्या? जी हो सकता है। मेरे ख्याल सबसे पहले हम सबको आदत डालनी चाहिए कि हम कहीं से भी अनकुक्ड चीज़ ना खाएं, ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड हो, स्मॉल फ्रीक्वेंट हम खा सकते हैं, थोड़ा खाएं, स्नैक्स में खाएं ताकि स्टमक को एकदम, क्योंकि जितना हम खाते जाते हैं हमारा स्टमक उतना बड़ा होता जाता है और उसके बाद वो सिग्नल नहीं जाते ब्रेन को कि बस कर दो अब मैंने खा लिया। तो वो जितना, अगर हमारे लाहौर के बहुत बहुत आपने देखे होंगे ओवरवेट, तो वो सिग्नल नहीं जाता। आप 2-2 किलो खाना खा लेते हैं, फिर भी ब्रेन कहता है अभी मैं एम्प्टी, स्टमक कहता है मैं एम्प्टी हूँ। तो एक तो ये कि हमें थोड़ा खाना चाहिए, फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए और प्रॉपरली कुक फूड खाना चाहिए। और क्या हम जो ग्रिल फूड खाते हैं और जो बॉइल्ड फूड अगर हम लोग खाएं उसकी तरफ जाएं तो क्या वो ज्यादा निस्बतन बेहतर है? एब्सोल्युटली। आप जितना फैटी स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे, ठीक उतना बेहतर है आपके लिए। आप और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अभी हम अगले सेगमेंट में जाएंगे जब कॉन्स्टिपेशन को करेंगे, तो हमारे पास देखें वी आर व्हाट वी ईट। हम अपने स्टमक को, गट को जो हम देंगे वही हम नजर आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी फूड चॉइसेस बहुत अच्छी हों एंड वी आर द रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए। जब फॉर एग्जांपल मैं घर में जंक फूड मंगाता हूँ, खाता हूँ, तो मेरे बच्चे तो मैं नहीं कह सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कैसे, आपने कहा, इसलिए देखें ब्लड टेस्ट होते हैं, स्टूल टेस्ट होता है, पास लोगों में कैमरा टेस्ट करना पड़ता है, तशखीस करके हम इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। हेलिकोबैक्टर की ट्रीटमेंट 2 हफ्ते की है, 90% क्योर रेट है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज होता क्या है, जब डायग्नोसिस नहीं होता लोग बेचारे एंटी एसिड मेडिकेशन खाते हैं, 2 हफ्ते खाई ठीक हो जाते हैं, जैसे ही छोड़ी वो फिर से सिम्टम वापस प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होता है, उसके हवाले से बताइए ये क्या मसला है? इसमें भी मैं बता रहा था कि हेलिकोबैक्टर एसिडिटी करता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अपनी क्लिनिक्स में देखते हैं कि हेलिकोबैक्टर इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। और दूसरी बात ये कि अगर आपको हाइटस हर्निया है, फॉर एग्जाम्पल खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक अल्लाह ताला ने स्फिंक्टर रखा हुआ है, जैसे दरवाजा में लोगों को समझाता हूँ लेमन में कि खाना आता है दरवाजा खुलता है फिर दरवाजा बंद हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ये कि स्टमक आपके चेस्ट में होता है, तो वो जो आप खाना खाएंगे वो यहाँ आके लगेगा, आपको हार्ट बर्न होगा, रिफ्लक्स होगा एसिड का। तो तेजाबियत का मतलब रिफ्लक्स ऑफ एसिड बर्न भी हो सकता है, तेजाबियत यहाँ पे भी हो सकती है पेट के ऊपर वाले हिस्से में। तो उसके अंडरलाइन कॉजेज में वही जो हमने पहले बात की, आइदर मेडिसिन वो ले रहे हैं जो कि जॉइंट्स के लिए हैं, दर्द के लिए, लेकिन उनके मैदे को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन हेलिकोबैक्टर इज द टॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमने डायग्नोज करना होता है। क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन आफ्टर 20-25 साल बाद आपको स्टमक कैंसर हो सकता है हेलिकोबैक्टर से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम और दूसरा हैंड हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हैंड्स भी वॉश करें और जहाँ पे भी जाएं आप ऐसी हम सब ने बाहर खाना खाना होता है, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ आपको पता हो कि यहाँ पे हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है और साफ सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। दूसरा, जैसे आप बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के भी बहुत ज्यादा मसले बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से बताइए क्या क्या एहतियात हमें कर सकते हैं इससे बचने के लिए? बिल्कुल, देखें हमें चाहिए हम सबको कि हम 7 पोर्शन ऑफ फाइबर डेली लें, जिसमें फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं। जितना अच्छा हम फाइबर डाइट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छे हमारे अंदर बग्स होते हैं गट के अंदर, उसको हम अच्छा फीड करेंगे। उसके अलावा हम जो रीजंस हैं कॉन्स्टिपेशन की, हम फाइबर नहीं ले रहे, हम पानी कम पी रहे, सो वी शुड टेक इनफ फाइबर, फ्रूट लें, वेजिटेबल लें, पानी ज़्यादा पिएं। जब हम मूव करते हैं तो हमारी गट भी मूव करती है, तो रेगुलर एक्सरसाइज वेरी हेल्पफुल फॉर योर गट। फिर उसके अलावा आपने मेक श्योर करना होता है कि आप फाइबर, फ्लूइड हमने बात की, और कोई ऐसी चीज़ ना लें मेडिसिन जिससे ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होती है आपको। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट आ रही है कि हम
सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट एज वेल। फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाना शुरू हो गए हैं हम लोग, बिल्कुल, इस वजह क्योंकि से लो रेजिड्यू जो है ना, लो रेजिड्यू होगा वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन करेगा। ठीक है। अब आप जब आपकी लो रेजिड्यू डाइट होगी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से आपकी जो बहुत कॉमन है वेस्ट में, डायवर्टिकुलोसिस एक कंडीशन है जिसमें वो एक डेंट पड़ जाते हैं बड़ी आंत में, ओके, और वो जैसे अपेंडिक्स नहीं होती ऐसे ही वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, जैसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस ऐसे एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस होता ठीक है। है। तो ये वेस्ट में बहुत कॉमन है, और जितना हम वेस्टर्नाइज होंगे, जितनी हमारी लो रेजिड्यू डाइट होगी, जितना फाइबर हम कम लेंगे, उतने हमारे चांसेस हैं कि हम भी उनकी तरह। देखें, वेस्ट में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर बावल कैंसर है। तो अगर हम यही वेस्टर्न डाइट रखेंगे, लो रेजिड्यू डाइट रखेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा होगी, हमारी डेंट भी पड़ेंगे बावल में, और उसके अलावा हमें बाल कैंसर के चांसेस भी होंगे। तो बेस्ट है कि हम अभी से बच्चों को बताएं, और ये बहुत कॉमन है। और दूसरा, टीन एज लड़कियों में वो इग्नोर करती हैं अर्ज टू डेफिकेट, इट्स वेरी कॉमन। ये टीन एज में यूके में हम क्लिनिक्स में आते हैं, हमारे पास पेशेंट, तो ये होता है दे डोंट डेफिकेट, स्कूल का टॉयलेट है मैंने नहीं यूज करना, तो ट्राई टू इग्नोर दी अर्ज टू डेफिकेट, दैट कैन आल्सो कॉज एज वेल। तो आप जैसे फाइबर की बात करें कि फाइबर वाली हमें जो डाइट है वो लेनी चाहिए, तो कौन कौन सी खुराक लेनी चाहिए जिसमें हमें ज्यादा फाइबर मिलता है? एब्सोल्युटली, देखिए फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल आप खाएं। कुछ लोगों को याद रखना चाहिए आपको कि आप कुछ फूड ऐसे होंगे, कुछ लोगों के लिए वो इंटॉलरेंट, उनको ब्लोटिंग ज़्यादा होगी, तो वो मैं आपके लिए डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट होगा, तो मैं ये नहीं कह सकता। ओवरऑल हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा कि जब लोग फाइबर लेते हैं तो थोड़ी सी फ्लेटस पास करनी पड़ती है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। हाई फाइबर डाइट में आप 700 सीसी आप गैस जो है एक्सक्रीट करते हैं, तो इट्स ऑर्डरलेस, यू डोंट नीड टू बी एम्बैरेस्ड until it has sulfur, it doesn't have any smell. और अगर आप लो रेजिड्यू डाइट में हैं तो फिर भी 300 सीसी आप गैस आप खारिज करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप हाई फाइबर डाइट लें। देखें आप पाकिस्तान में कितना फ्री, इस वक्त ऑरेंजेस देखें आप कितने सस्ते हैं, हाँ। तो वी हैव सो मच फाइबर अराउंड अस। हमने चॉइस, देखें बच्चों को आप अभी से अपनी चॉइस देंगे कि वंस दे चूज अ गुड फूड दे विल बी हेल्दी। अभी हम देखें वेस्ट में क्या हो रहा है इस वक्त, जब मोस्ट नंबर 1 कॉज और लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज नाउ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि वो बच्चे जो 15, 16, 17 साल की उम्र में 2 लीटर कोक और प्लस उन्होंने फास्ट फूड स्टार्ट किया, लेट 30s में द लिवर इज सिरोसिस, लिवर श्रिंक हो चुका है, अब दे आर फेसिंग लिवर फेलियर। 40 से पहले दे आर गेटिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज ऑफ मोटापा। और इस वक्त नंबर 1 जो पीपल आर मेकिंग बिलियंस इन बैरियाट्रिक सर्जरी। बिल्कुल ऐसे ही है, और मतलब ये इसी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, बहुत से डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं कि आपको गैस्ट्रो का मसला है या मैदे का मसला है तो आप इस्पोकोल जो है उसका इस्तेमाल करें, तो हमें बताइए कि ये कितना इफेक्टिव है? एब्सोल्युटली 100 ईयर्स से इस्तेमाल हो रहा है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, बिग फैन ऑफ इट, मैं अपनी प्रैक्टिस में हर पेशेंट को देता हूँ। अच्छा, तो इट इज एक्सट्रीमली, इट्स अ सॉल्युबल फाइबर, इससे आपको ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होती, और दिस इज द फर्स्ट लाइन टू मेक श्योर दैट यू कैन यू एज अ होम रेमेडी, इफ यू फील कि आपका फसूल थोड़ा सा हार्ड हो गया है, यू हैव स्ट्रेन, और मेक श्योर करना है कि आपने स्ट्रेनिंग नहीं करनी। जब आप जोर लगा के पखाना करेंगे थोड़ा सा तो आपको जोर लगाना पड़ता है, यू कैन कफ एज वेल, इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, लेकिन आपने स्ट्रेन करते हैं। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो हेमोरॉइड्स के साथ, दे आर ब्लीडिंग, वो एक पाइल्स डेवलप हो जाते हैं स्ट्रेन की वजह से। तो इस वॉल छिलका आई एम ए बिग फैन ऑफ, प्लीज आप एवरीबॉडी कैन यूज इट, एवरी मस्ट यूज इट। तो एक दिन में कितना फिर यूज आप करना चाहिए? सुबह शाम, हम एक सेशे होता है या एक स्कूप है, आप मॉर्निंग में यूज कर लें योगर्ट के साथ, शाम को आप रूह अफ़ज़ा के साथ या वार्म मिल्क के साथ ले सकते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। 100 ईयर्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब लिवर ट्रांसप्लांट की बात की है कि वो भी बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है, तो हमें बताइए पाकिस्तान में इसकी कितनी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे इसके हवाले से सेंटर्स बनाए गए हैं, हमारे पास वसाइल हैं यहाँ पर? देखिए पाकिस्तान में तो हेपेटाइटिस सी जो है मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस का। वेस्ट में अल्कोहल और नॉन अल्कोहल हमने डिस्कस किया। वायरल हेपेटाइटिस में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ऑफिशियल फिगर है वो अराउंड 7.5% है। अनऑफिशियली हमें पता है कुछ इलाकों में, जैसे हाफजाबाद जैसे इलाकों में 40% हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस थी हर 100 में से 40 बंदों को। और एक गांव था, वहाँ हम गए और वहाँ पे 2000 लोग थे एंड 100% एवरीबॉडी हैज हेपेटाइटिस सी, क्योंकि 2 डिस्पेंसर थे, सब उसी से टीका लगवाते थे। तो हेपेटाइटिस सी की वजह से हम लोगों ने बाहर जाके इंडिया में बहुत ट्रांसप्लांट हुआ है। थैंक्स टू अल्लाह के पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स बन रहे हैं। ठीक है। 2 इस्लामाबाद में हैं, 2 लाहौर में हैं। ऑपरेशन का, ट्रांसप्लांट का अबाउट देखें ऑफिशियल फिगर्स जो
वर्ल्ड में भी कोट किए जाते हैं कि 1 ईयर सर्वाइवल रेट आपका 90% होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 90%, आपका 3 ईयर सर्वाइवल अराउंड 85 और 5 ईयर सर्वाइवल आपका 75% प्लस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली लोग 20-20 साल से ट्रांसप्लांट करवा के बैठे हुए हैं। हमारे ट्रांसप्लांट सेंटर की अभी इतनी उम्र नहीं हुई। पहला जो था शिफा इंटरनेशनल, दे हैव डन मोर देन 1000, ठीक है, यूजुअली लोग 100 to 120 ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। शिफा है, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल है, लाहौर में हमारे पास शेख जायद है, पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है, PKLI, Gumbert is doing a great job in Sindh, which is absolutely 100% free transplant program funded by the Sindh government. So पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट सेंटर आप मुझसे पूछें, आई थिंक वी नीड मिनिमम 10 ट्रांसप्लांट सेंटर और इस पे गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिवर सिरोसिस के पेशेंट इतने ज़्यादा हैं, दे आर डाइंग विद लिवर फेलियर, दे डोंट हैव रिसोर्सेज। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट शुड रियली स्टेप इन कि उन लोगों के लिए, देखें जब लिवर सिरोसिस जब जगह श्रिंक हो जाता है वो काफ़ी देर तक ठीक रहता है, कंपेंसेट होता है। जैसे ही हम कहते हैं डीकम्पेंसेट, यानी कि लिवर फेलियर शुरू हो जाता है, तो उस वक्त ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको, लेकिन वह एक चीज़ जो इटियोलॉजी में कहूँगा जो शुक्र पाकिस्तान में ओबियसली इस सेंस में नहीं है कि इस्लामिक मुल्क है, अगर आप अल्कोहल पीते हैं और आपका लिवर फेल भी होता है, तो जैसे ही लोग स्टॉप करते हैं ड्रिंकिंग, लिवर रिकवर्स वेरी रैपिडली। तो दे डोंट नीड इवन ट्रांसप्लांट, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती बाद में इतना मतलब लिवर अपनी इंप्रूव हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं तो वो इन तमाम तर बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, कैसे आपसे कहा वायरल, देखिए एहतियात है हर चीज़ की। मोटापा हम कम रखेंगे, फैटी लिवर डिजीज नहीं होगी। हम वायरल हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं? इंजेक्शन ना लगवाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप स्क्रीनिंग हो रही है हर जगह। उसके अलावा आप जो है आप जो है इवन फीमेल में ग्रूमिंग और मेन जो बार्बर्स शेव करते हैं वहाँ से हेप सी मिल सकता है हमें। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये वायरस ना लें, हमारे अंदर ना जाए। वही एहतियात करनी है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि इन तमाम तर बीमारियां जो मोदी बीमारियां उनसे हम बच सके। डॉक्टर कामरान शफीक हमारे साथ मौजूद है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आए हैं और हमें इतनी अच्छी टिप्स देकर जा रहे हैं कि किस तरह हम तमाम तरह की जो बीमारियां हैं इनसे बच सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके थोड़ी सी आदत को हम लोग अपनी चेंज कर ले तो हम इन सब से बच सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब खेल और खिलाड़ी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ अंतलीन सिंधु साहिबा मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की, और उनसे जानते हैं कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं गेम्स के हवाले से, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कितना पुरजोश हैं और उन कितनी तैयारी हो चुकी है इस वक्त उनकी। लेकिन खिलाड़ी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली अब जब पाकिस्तान में है तो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जब हम इंटरनेशनल कहीं जाते हैं तो रिसोर्सेज की वजह से और जो हिंड्रेंसेस होती हैं उसकी वजह से, जहां टीम अगर 20 लोगों की जानी है तो वो 10 जाएगी, 6 जाएगी। तो जब आप खुद अपने मुल्क में हैं तो हमारी प्रॉपर पूरी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो तो उनके लिए चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अपने होम कंट्री में होम ग्राउंड के ऊपर जब वो खेलेंगे तो एक एडवांटेज भी है। तो एवरीवन इज सो एक्साइटेड, बट वी आर होपफुल कि ये हो जाए, क्योंकि उसकी तैयारियां जो हैं अल्लाह करे जी कि उस हिसाब से जिस तरह होनी चाहिए वो सारे इवेंट्स, आई होप कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज तो बन गई हैं, तो इसमें वी आर होपफुल। लेकिन मुझे मैडम ये बताइए कि पाकिस्तान में कराटे के हवाले से हमने देखा है कि बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन हालिया जो ओलंपिक्स हुआ है उसमें जो हमारे खिलाड़ी थे वो क्वालिफाइंग राउंड तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो क्या हम उनकी ट्रेनिंग नहीं सही तरीके से कर रहे आलमी सतह के हवाले से? देखिए, हमेशा मेरे ख्याल में मिलियंस एंड मिलियंस इंटरव्यूज में मैं बड़ा सिंपल कहती हूँ, ऐसी टैलेंट आपकी एब्सोल्युटली बात सही है, बहुत है और ग्रास रूट लेवल से है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, अब तो हमने बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन बात यह है कि फिर आपका एक लेवल जब आकर अचीव कर लेता है, समझे वो नेशनल चैंपियन बन गया, एक उसका कराटे लेवल, उसके बाद उसको उससे बेहतर परफॉर्म करना है, उसके लिए यू बैडली नीड एन इंटरनेशनल कोच, क्योंकि आपके लेवल को उससे बढ़ेंगे तो कम्पीट करेंगे। मेरा ख्याल है इट्स बिन, जब पहले यहाँ पर हुई थी साउथ एशियन, उस वक्त पहली दफा पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट के ताउन से हमें एक इंटरनेशनल कोच साफी आए थे,
और हमने परफॉर्मेंस शो की थी। ठीक है। पहली दफा हिस्ट्री में हमने 7 गोल्ड मेडल्स उसमें लिए। उसके बाद से तो मतलब वो पहली दफा और लास्ट टाइम ही था। हम कह के थक गए, रिपोर्ट्स में भी लिखते हैं। फिर आपने जैसे कहा सादी का, सादी इज माशाल्लाह वो प्लेयर है जो वर्ल्ड टॉप 100 में खेलता है। उसकी 10th आखिर वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर आया, तो ही हैज द टैलेंट। अब वो जो रैंकिंग है उसमें होता है कि आपने पार्टिसिपेट कितने इवेंट्स में किया। अच्छा। उसमें कई इवेंट्स में तो वो ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका। ये तो पीओए ने जो आईओसी से स्कॉलरशिप लेके दिया, टोयोटा ने उसको स्पॉन्सर किया, तो ही वाज एबल टू प्ले। अब एक आप वहां पर जाकर खेलेंगे ही नहीं तो आपकी रैंकिंग, तो आप यहाँ है तो नीचे चले, वो पॉइंट्स होते हैं। आपने 3 साल में कितने आपने इवेंट्स खेले हैं। सो इट्स नॉट दैट कि वो हम क्वालिफाई, तो क्या वो एक बैड लक थी, फिर ही कुडंट क्वालिफाई क्योंकि वो पॉइंट्स उतना एग्रीगेट नहीं बना उसका। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में अगर ग्रास रूट लेवल की बात की जाए तो कराटे को ग्रास रूट लेवल से अप करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है हमें? क्या बच्चों के सिलेबस में डालने की ज़रूरत है? स्कूल लेवल पर चैंपियनशिप्स कराने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को पता हो हम लोगों ने ये भी करना है? बिल्कुल। देखिए, नॉट ओनली कराटे, मैं कहती हूँ कोई भी स्पोर्ट्स को कंपलसरी करते हैं आप। ठीक है। कोई एक स्पोर्ट्स जरूर हो, नॉट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट के बस जी स्पोर्ट्स पीरियड हो रहा है और आप कर दें। कोई ना कोई स्पोर्ट्स कह ले कि एंटरटेनमेंट हो रहे होते हैं आपका सिर्फ और सिर्फ। अगर गवर्नमेंट एक और ज्यादा, क्योंकि देखें खेल जो है किसी भी मुहज्जब कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गो मूव फॉरवर्ड, तो वो ये कर ले जैसे हर चीज के लिए होते हैं कि इतने मार्क्स में, कहती हूँ 5 या 10 मार्क्स ही उसके रख दें कि जी आपके एफएससी में ये मार्क्स उसकी काउंट करेंगे, किसी एडमिशन के लिए प्रायोरिटी होगी, तो क्यों नहीं सब लोग स्पोर्ट्स में आएंगे? तो एवरीबडी विल कम। और कराटे हमारा ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि वी आर अमंग द फर्स्ट फेडरेशंस जो कि हमने अब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स एंड क्लब स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो जो कि नहीं है आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, हम वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब हम अपना एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड पे। आगे जहाँ तक मैं बार बार आपके तवज्जुह से हमेशा कहती हूँ कि एक आप गवर्नमेंट सिर्फ इंटरनेशनल कोच ही दे दे तो वो देखें स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ आप लोगों की फेडरेशन में पूछना चाहूँगी, आप लोगों की फेडरेशन क्या करी, मतलब इन खिलाड़ियों के हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रही है कि उनकी ट्रेनिंग्स भी अच्छी हो, उनको कोच भी अच्छे मिले ताकि वो इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें? देखिए, अभी माशाल्लाह अगर हमारी फेडरेशन कर रही है, हम प्राउडली कहते हैं कि हम उन चंद फेडरेशंस में से हैं जो मेडलिस्ट हैं, जिनके बच्चे हमारी जो एशिया में अभी लास्ट जो एशियन गेम्स हुई थी इससे पहले इंडोनेशिया में, तो उसमें जो नरगिस है, शी इज द फर्स्ट फीमेल जिसने किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया। आज तक पाकिस्तान की किसी फीमेल ने इंडिविजुअल स्पोर्ट में कोई मेडल ही नहीं लिया था, तो शी वाज द फर्स्ट वन, शी क्रिएटेड हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली फेडरेशन जो है, फेडरेशन प्लेटफॉर्म देती है कि हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स कराते हैं, हम लोग फिर डिविजनल कराते हैं, प्रोविंशियल चैंपियनशिप्स हैं, फिर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो अम्ब्रेला है वो नेशनल चैंपियनशिप कराती है। ठीक है। आपको पता है एक नेशनल चैंपियनशिप भी आजकल कराने में आपको मिनिमम भी 3-4 मिलियन आपको दरकार होते हैं। तो जो पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो तो साल की ग्रांट मिलियन से 2 मिलियन देती है, जिसके अंदर आपकी एफिलिएशन फीस ही उतनी है कि आपको एफिलिएट होना होता है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से, एशियन कराटे फेडरेशन से। वो 7-8 लाख तो सिर्फ हमारी एफिलिएशन फी है। सो then obviously we try to do whatever we could with our meager resources. ठीक है। तो कराटे फेडरेशन ये नहीं कहती कि जी हमें नहीं मिल रहा तो हमने बैठ हम लोगों ने भी बैठ जाना और है, हमारे हाँ। रिजल्ट्स हमें बताते हैं। साउथ एशिया में वी गॉट हाईएस्ट मेडल, एशिया में हम हैं, कॉमनवेल्थ जो कराटे चैंपियनशिप है उसमें ये हमारा सादी गोल्ड मेडलिस्ट है। सो एशियन कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट। तो वी हैव द, वो कहते हैं ना, हम जब बैठते हैं विद प्राइड के साथ कि हमने रिजल्ट्स हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा जो आपने कहा रेफरी कोर्सेज, कोचेस कोर्सेज, ये कंटिन्यूस हम कर रहे हैं। वी आर लकी और हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हमारे पास अब कराटे में इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी और कोचेस जो हैं, जजेस हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कि हमारे जो गवर्नमेंट को इस हवाले से बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि टैलेंट मौजूद है, उनके पास फैसिलिटेट नहीं उन्हें किया जाता, उन्हें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता जहाँ पर आके वो अपना टैलेंट जो है दिखा पाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएँ। तो इस हवाले से हमें काम करने की ज़रूरत है। अंदलीब सिद्धू साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जनाब, टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है और इस हवाले से काम भी हो रहा है।
रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, और आपको बताएं कि 10,000 से ज्यादा मकबूल ज़माना गीत तहरीर करने वाले ख्वाजा परवेज़ के मदाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान और मेहदी हसन समेत दीगर गुलकारों के लिए मधुर गीत लिखकर उनकी आवाज़ों को अमर कर दिया और ख्वाजा परवेज़ का हर फिल्मी गीत शायकीन मौसीकी पर सहर तारी कर देता था। ख्वाजा परवेज़ ने बेशुमार कवालियाँ और सूफियाना गीत भी लिखे और उनकी मकबूल ज़माना कवालियों में अखियाँ उड़ीक दियाँ, झूले झूले लाल और सारी सारी रात शामिल है। और ख्वाजा परवेज़ 20 जून 2011 को जिगर के आर्जे के बायस इंतकाल कर गए थे, लेकिन अपना नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर कर गए हैं। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल ज़ेरे बहस लाते हैं और उन मसाइल को हल करने के हवाले से हमारे जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं वो हमें तजावीज़ भी देते हैं। और दुनिया भर में शहरियों के मसाइल मकामी सतह पर हल करने के लिए बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों का मामला हमेशा से ही तनाज़ात का शिकार रहा है और 25 माह तहलील रहने के बाद कुछ अर्सा कबल बहाल होने वाले बल्दियाती इदारों की मुद्दत 3 दिन बाद 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए जाएंगे और बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के बाद ब्यूरोक्रेसी राज नाफिज करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स देने की हिकमत अमली भी अपनाई जाने पर गौर किया जा रहा है। और 2019 की अगर बात की जाए तो जब बल्दियाती इदारे तहलील किए गए थे तो तब भी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेशन का दर्जा दे दिया गया था और बहाल होने के बाद जो है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी कैसी रही है, आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के हवाले से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी राज कितना कामयाब रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर लाहौर हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हैं और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। इमरान, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और कर्नल साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आपसे स्टार्ट करूंगी। 31 दिसंबर, ये 2 दिन ही रह गए हैं आप लोगों के पास के खत्म होने वाले, तहलील हो जाएगी लोकल बॉडीज। तो मुझे बताइएगा अक्टूबर से लेके जो आप लोगों को दिसंबर तक का टाइम मिला है उसमें आप लोगों ने क्या क्या इकदाम उठाए हैं, क्या क्या शहरियों के लिए आप लोगों ने काम किया है जो आप फखरिया तौर पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने लाहौरियों के लिए काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपको पता ही है कि हमें 2 महीने और तकरीबन 7-8 दिन मिले थे, मगर मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ने तो पूरी रुकावटें आज तक भी हैं, हालांकि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। बहुत सारी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको यूसी कहते हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके भी अकाउंट्स नहीं खुले हैं। 3-3 लाख रुपया जो उनको हर महीने मिलता था वो भी नहीं मिला है। बहुत सारी यूसीज लाहौर में और पूरे पंजाब में ऐसी हैं जहां पर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम आपको चार्ज नहीं देंगे। गो कि वो अपने दफातर में बैठे हैं, जो नीचे सरकारी मुलाजमीन हैं वो अभी भी अपने आप को ताबे महसूस करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के। अच्छा, जब इस तरह के हालात हों तो कैसे हम चल सकते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि 31 दिसंबर को इन्हें चले जाना। मेरे जो मतहत अफसर हैं वो सारा दिन कमिश्नर के पास बैठे रहते हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास बैठे रहते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस जो हमने अभी तक किया, पहली बात तो यह है कि आई फेल्ट कि जब से ये हमारी मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, ख़ास तौर पर चाइना जो हमारा एक ब्रदरली और फ्रेंडली कंट्री है, उसका कोई इवेंट जो है जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट मनाती थी वो नहीं मना पाए। ये 2000 जो आज इस साल 70 साल हो गए हमारे चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए। वो मैंने इवेंट जो है वो अपने टाउन हॉल में मनाया। ठीक है। मुझे विजिट किया जर्मनी के एम्बेसडर ने फॉर 1.5 आवर एंड वी हैड म्यूचुअल डिस्कशंस ऑन द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड जनरल टॉक्स बिकॉज Germany has one of the best local government systems in their own country. American Consul General in Lahore visited my office for about 45 minutes or an hour or so, and we discussed what is local government, how it is not been strengthened in Pakistan, what are the basic drawbacks and obviously the mutual relations. अब क्यों आए वो मेरे पास? सवाल ये पैदा होता है बिकॉज आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ लाहौर। वो कमिश्नर के पास नहीं जाते, वो डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं जाते, क्योंकि उनके मुल्क में स्पिरिट है डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में सम हो अदर जब फौजी हुकूमतें आई तो बल्दियाती निज़ाम बेहतर लाएं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को क्रश करके आती हैं, ऊपर वाले टीयर्स को, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को।
दुनिया को उन्होंने दिखाना होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के की तरफ काम करते हैं, जबकि जब लोकल अपना हमारी सिविल गवर्नमेंट्स आती हैं इसमें कोई कभी भी बहुत वेलमिंग तरीके से इनको पनपने नहीं दिया गया। अच्छा, अब बात यह है कि हमने क्या किया। पहले तो मैंने ये आपको बता दिया, उसके बाद मैं आते ही मेरा ख्याल है चौथा या पांचवा दिन था तो मैं गया LWMC की जो लखोडेर में डंप साइट है, वहां पर ना तो MD साहिबा पहुंची ना उनका GM ऑपरेशन पहुंचा। अच्छा। मैं वहां खूब बरसा, मेरी जैसे आदत है, तो वो GM साहब को बुला लिया। तो मैंने कहा भाई टेक्निकली ये जो लैंडफिल साइट है ये ओवर डन हो चुकी हुई है, ये नीचे से इसका स्ट्रक्चर फ्लॉप हो चुका होगा, फेल हो चुका होगा, पाइप जो है वो बाहर निकलने वाले खत्म हो गए। आपने काम करवाया फिर? जी काम करवाया फिर उस हाँ, परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि वो जो पाइप जो गैसेस को बाहर निकालती हैं उसके ऊपर परसों MD साहिबा गई और उन्होंने ऑर्डर दिए कि जी इनको ठीक किया जाए। क्यों? देखें, कोई MD है या ब्यूरोक्रेट है या किसी शक्ल में है जो सरकारी मुलाजिम है, उसको अवाम से इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उसको तो अथॉरिटी मिली हुई है ना। आप मुझे AC के और DC के और कमिश्नर के दफ्तर में जाके दिखा दे, अव्वल तो वो होते ही नहीं है, होते ही है, 2 चिट्ठियां लिखनी पड़ जाती हैं। बिल्कुल। और मेरे दफ्तर में आप आ जाएं, ठीक है, ये इमरान बैठा हुआ, इससे पूछें आप, मैं इमरान कि हर 20 बंदे, तो हमने ये बताया इन चंद दिनों में जो हमारे पास बिचुमन के 600-700 ड्रम थे वो हमने पूरे लाहौर में जो कि पड़े हुए थे बड़े बाकी भी करने साहब जो तरजीही बुनियादों पे आप लोग काम करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हमने। हाँ, एक बात आपको बता दूं इमरान से पहले, ये कि इतने बेतहाशा बच्चियों के डिवोर्स सर्टिफिकेट्स, और आप समझती होंगी माशाल्लाह, आप भी बेटी हैं, किसी की बहन है, खुदा ना खास्ता किसी को डिवोर्स हो जाए और उसको अथॉरिटी ना हो उसके पास कि शी हैज एन सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स, तो आगे उसका ना रिश्ता ना कुछ, हजारों की तादाद पेंडिंग केसेस हमने इन 2 महीनों में क्लियर किए हैं। और लोगों ने इतनी अपनी बुर्दबारी दिखाई है, हमारे इलेक्टेड UC चेयरमैन ने, कि अगर कोई गरीब आदमी आ गया तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की फीस उन्होंने अपनी जेब से अदा की है। तो दिस इज अ पब्लिकली इलेक्टेड पीपल। कर्नल साहब क्या कहेंगे इस चीजों पे, और आप लोगों ने जो मिशंस बनाए थे, जो अहदाफ आप लोगों ने किए हैं, वो टारगेट्स अचीव कर पाए हैं आप? देखें, इन 2 महीनों में तो जो कुछ हम कर सकते थे, जैसे मैंने आपसे मतलब आपकी तरजीही बुनियादों पर था, हमने देखे स्ट्रीट लाइट्स हमने बेताशा दी, सड़कों की मुरम्मत करनी थी, सड़कों की मुरम्मत जितनी हम कर सकते थे वो की। सफाई चूंकि हमारे पास नहीं, बल्कि यह है कि निशानदेही हम जरूर करते रहे। जिस इलाके से हमें कंप्लेंट आई वो लेटर में उनको भेज देता था। ये इमरान की बात 100% सही है। जब मैं कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कहता हूँ ना, तो बिल्कुल यही बात होती है। टाइम जरा थोड़ा होता है ना कि वो सरकारी मुलाजिम है, सरकार है PTI की, तो वो अपने मुलाजमों को तो अंडर द थंब रखेगी ना। इसी तरह जो मेरे नीचे वाले हैं, अगर ये DC या कमिश्नर हुकूमत वक्त की ख्वाहिश के मुताबिक उनके पास नहीं जाएंगे तो उन्हें पता है कि 15 दिन के बाद हमारी जो पोस्टिंग है वो मुजफ्फरगढ़ हो जाएगी, अटक में हो जाएगी, जेलम में हो जाएगी। तो वो एक सेटलर लोग जो हैं एक जगह पर बैठे होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो दिस इज द मेन कॉज रूट। इसको जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे एक दूसरे को, अभी देखें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो PTI की है, सिंध में सूबाई हुकूमत है, तो ये बर्दाश्त जब हम एक दूसरे को नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी इलेक्टेड हुए, ठीक है, हमें लोगों ने वोट दिया। इस वक्त अगर पंजाब में हुकूमत है PTI की, तो चलें 2 या 4 या 10 वोटों से है, मगर उन्होंने भी तो वोट लिए ना, तो हमने भी वोट लिए, तो हम उनको बर्दाश्त करें, वो हमें बर्दाश्त करें, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो काम होंगे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? अवाम का होगा। बिल्कुल। तो अगर हम अवाम के फायदे को छोड़कर आपस की इन लड़ाइयों में पड़े रहेंगे तो नुकसान होगा अवाम का। जब अवाम का नुकसान होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। आप लोगों ने चाहा कि बैठ के मुशावरत की जाए हुकूमत के साथ बैठ। अभी देखें, जब बिल गया ना, तो मैंने इसमें खुद भी अपनी पार्टी की लीडरशिप को कहा कि इन्होंने बिल लाए हैं ना, हम अपने एतराजात जो हैं वो इनको बताएं, क्योंकि ये जो 2021 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, इसमें बेतहाशा गलतियां, यानी कि ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दी है। सेक्रेटरी जो है ना वो क्रिपल करके रख सकता है लोकल गवर्नमेंट असेंबलीज की। अच्छा। और उसके बाद जो है सारे जो इख्तियारात मेयर के हैं, अगर वो उसको किसी महकमे से शिकायत भी है, ये इस कानून में लिखा है, तो वो जो शिकायत है वो DC को देगा, DC उसके ऊपर एक्शन लेगा। और अगर डिप्टी कमिश्नर एक्शन नहीं लेता तो देन सेक्रेटरी इज द फाइनल अथॉरिटी, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो इन्होंने खुद
ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये चीज़ें दी हैं। मैं चूँकि बहुत बल्दियाती हुकूमतों पे यकीन रखता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द स्पिरिट, तो मैंने थोड़ा सा अपनी पार्टी को भी जाके रिक्वेस्ट की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि शायद दोनों पार्टीज मिल के तो जमा तफरीक करेंगी, किसी एक मुतफ़िका रास्ते पे आ जाएंगी। अगर आ जाएगा तो अवाम के लिए क्या लगता है इमरान? कहीं मेयर साहब जो है ना वो सतही सोच के साथ चलते हैं। लेकिन सेक्रेटरी फिर मैं कहूँगा वो सर्वेंट है गवर्नमेंट का नाम लिया। नहीं सुन मैंने आपकी बात कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाए। एक मिनट इमरान साहब सुन ले सर। जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप कहेंगे कि यही कानून बड़ा अच्छा है। अब बात आ गई फिर रूलिंग पार्टी की, वो किस तरह आपको काम करने दें, किस तरह आपकी बात माने। आपके पास अगर ये नीचे वाला दर्जा जो तरीके इंसाफ का हो, मेयर उनके हों, तो आपकी रूलिंग पार्टी हो, आप काम करने देंगे। हालांकि लाहौर का आप कहते हैं लाहौर हमारा है, तो ये इसी तरह ही। मैं दूसरा करेक्शन कर दूं मेयर साहब की, तरीके इंसाफ के जब जनरल इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा वोट थे पाकिस्तान में, नंबर 1 वो जमात है ये। इन्होंने कहा 2-2, 3-3, 4-4 वोट है, मगर चूंकि लोगों को बताना ज़रूरी होता है साथ साथ। देखिए अभी हालात फिर तब्दील होने जा रहे हैं, कोई सूरत हाल, चूँकि महंगाई का राज बहुत ज़्यादा है। लोग हमेशा जो हुकूमतों से अकते हैं वो महंगाई की वजह से जो है वो परेशान होते हैं। तो ये तमाम बुनियादी मसाइल तो चलते रहते हैं, मगर इस वक्त महंगाई ज़्यादा है। अगर जो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट जो हैं वो सामने आएंगे तो वो भी महंगाई का ही रोना रोएंगे, जिसके ऊपर आजकल जो है आम बहस है। अब मसला ये है कि प्रोग्राम में चूँकि टाइम कम है, अपनी बात का अहाता करना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, मगर इसको हम इस तरह से नुमाया कर सकते हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे थे आए 2 माह 13 दिन के लिए, 17 नवंबर को आए और 31 दिसंबर को चले जाए। इन्होंने इनको पास 8% जो है वो इख्तियारात थे पैसे खर्च करने के, जो इन्होंने किए, जितने भी किए वो 31 दिसंबर तक हमें पता चल जाएगा फाइनेंस से। उसके बाद जो है 1 जनवरी को जो 2021 का इस वक्त बल्दियाती एक्ट जो जिसको इन्होंने पास करवाना है अभी, मगर उसको जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा 2021 से 1 जनवरी से। उसके बाद जो है तमाम इख्तियारात जो हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो यहाँ एक बात समझ लेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चलना चाहिए। 140A जिसके तहत हम 30 महीनों के बाद बहाल हुए, ठीक है, ये बड़ा कैटेगरिकली कहता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और नई बल्दियाती हुकूमत मुंतखब होकर आ रही हो, तो उस वक्त जो है ब्यूरोक्रेसी के पास इख्तियार होगा या हुकूमत वक्त के पास, सूबाई हुकूमत के पास, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए करें। अभी तो इलेक्शंस की डेट ही अनाउंस नहीं हुई और ये जो कह रहे हैं कि जी वो तो प्रोग्राम आ गया, मेरी अर्ज सुने, अदालत लेकर जाएंगे। मैं शायद आज ही चला जाऊं, मैं तो रहा इस काम के लिए गया हूं। क्यों? आई वॉन्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिस्टम चले, जो कि ये हुकूमत बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है होने वाले हैं इंतखाबात के? नहीं जी, अभी कोई नहीं है। ये अभी भी जो उन्होंने कहा ना ये हल्का बंदियों के लिए, तो इसमें इन्होंने सिर्फ 15 दिन रखे हैं। पहले 15 दिन में जो है वो डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप नक्शे लाएं, फिर उसके बाद वो उसकी डिमार्केशन जो है वो जो 2013 में हुई है, सॉरी 2019 में हुई है, उसके मुताबिक वो प्रेजेंट करेंगे। फिर सिर्फ 12 या 14 दिन दिए हैं डीलिमिटेशन पूरे सूबे के लिए, फिर उसके एतराजात, फिर उसको फाइनल करना, ये सारा इलेक्शन आने वाले दिनों में देखते हैं फिर जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है और क्या होता है। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब मेयर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब जिस तरह 31 दिसंबर लास्ट डेट है कि गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा, और उसके बाद देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जब ये चार्ज संभालेगी तो उसके बाद क्या होता है और लाहौरियों के हवाले से क्या सद्जवाब सामने आएगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब को बताएं कि दिसंबर के आखिरी दिन इस वक्त चल रहे हैं और चंद घंटों बाद ही हम एक नए साल में दाखिल हो जाएंगे। और जब नया साल आता है तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से
कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके, उसको पता चले कि आने वाला जो साल है उसके लिए कैसा। और ये हमारी नेचर भी है कि हमें मुस्तकबिल के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए आने वाला दौर कैसा होगा हमारे लिए, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम। और इसकी एक वजह माजी में पेश आने वाले हालात और वाक़यात भी होते हैं। और गुज़श्ता आप लोगों को पता है 2 सालों से तो हम सब के लिए ही मुश्किलात से भरा हुआ था ये साल, और कोरोना वबा ने हम सब की ज़िंदगियों को यकसर तौर पर भी बदल कर रख दिया। हम में से कई करीबी रिश्ते हमसे छिन लिए गए, हमारी मुलाजमतें, हमारे कारोबार तबाह हो गए, हमारी सेहत, सब पर कोरोना वायरस के गहरे असरात मुरतब हुए, और जिसकी वजह से हर इंसान के जहन में एक ही सवाल है कि जनाब कैसा होगा 2022, हालात बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे। और मुस्तकबिल का जानने के हवाले से एक बाकायदा साइंस भी मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके मुस्तकबिल के हवाले से आपको बताते हैं। तो आज हमने भी इस हवाले से बात करनी है जिनमें टैरो कार्ड रीडिंग हमें करके बताएंगी, और हमारे साथ राबिया सैयद मौजूद हैं जो टैरो कार्ड रीडर हैं। तो उनसे जानते हैं कि हमारा 2022 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है। राबिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? सो मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, इस वक्त सारे इसी कश्मकश में और सवाल लेकर बैठे हुए हैं कि हमारा 2022 का जो नया साल है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ फेस किया है। तो अगर पाकिस्तान से स्टार्ट कर लें और खासतौर पर सियासी मंजरनामे के हवाले से स्टार्ट करें, जो सबका इंटरेस्ट का एक मेरे ख्याल से वो चीज़ होती है। तो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से हर कोई कहता है कि काफ़ी बातें होती हैं, तो हमें बताइए कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, कब तक ये हुकूमत अपनी मुद्दत क्या पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर हो तो ये हुकूमत अपना जो है टेन्योर पूरा ज़रूर करेगी। ओके। और अब ज़ाहिर है कि जो कुछ भी चल रहा है, जैसी भी जो हम सुन रहे हैं बातें, लेकिन उसके जो मेरी इंट्यूशन और जो कार्ड्स में भी मैं देख रही थी, जब रात को कल आपकी कॉल आई आपके चैनल से, तब भी मैं उसको अच्छे से स्टडी किया, एंड व्हाट आई हैव सीन कि ये इंशाल्लाह जो है ना, लगता ऐसे ही है कि हुकूमत जो है अपना टेन्योर भी पूरा करेगी। और ये साल का मतलब इस 5 साल के बाद भी दोबारा आने वाले हैं वो? ये दोबारा आने वाले हैं, और उससे पहले जब खबरें आती हैं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा कुछ पिछले साल भी मेरे साथ हुआ था कि सेनेट के इलेक्शंस में सब कह रहे थे कि नहीं जीतेगा, एंड आई प्रेडिक्टेड ऑन एयर कि इमरान खान सेनेट के इलेक्शंस जीत जाएंगे, और जो है उनकी हुकूमत नहीं जाएगी। तब कई और एस्ट्रोलॉजर्स मेरे साथ थे एक शो में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो ख़त्म हो रही है हुकूमत, लेकिन वो हुकूमत कंटिन्यू करा हुकूमत ने, और ये साल भी कंटिन्यूटी में नज़र आता है, और फिर अगले इलेक्शंस में भी इनकी विन नज़र आती है। और एक और चीज़ भी है कि इमरान खान की जो किस्मत है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्मत लेके पैदा हुए हैं। अच्छा। लाइक ही इज गिफ्टेड विद द एबिलिटी टू ऑलवेज विन। ओके। अब चैलेंजेस देखिए, एक और चीज भी मैं सोचती हूँ कि पर्सपेक्टिव्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखने का नजरिया जो है। अब अवाम का इस वक्त जो है वो अपनी, क्योंकि तकलीफ में है, दे आर गोइंग थ्रू सो मच पेन, अपने कोविड से गुजरे, जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको वो तकलीफ के ऊपर फोकस है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर वेंटिंग टू मच ना, कि एकदम अपना सारा भड़ास बस हुकूमत को गालियां दे दो, बस इस तरह करके निकल रहा है। लेकिन हम कभी ना कभी ये भी नहीं सोचते कहीं कि ऐसा भी होता है कि हुकूमत के भी चैलेंजेस हैं। नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, लेकिन ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव था जब मैं रीडिंग में देख रही थी कि ही ट्राइंग, और जून जुलाई के बाद से कुछ बेटर चेंजेस नज़र आते हैं। जहाँ तक महंगाई की बात करते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन ग्लोबली भी स्लम्प है अभी तक, और सारी कंट्रीज, मैं खुद कनाडा से हूँ, अभी तक कनाडा तो बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोविड से ही रिकवरी नहीं हो रही है। जिस प्रोविंस से मैं हूँ वहाँ पे अभी तक केसेस बहुत हज़ारों में है, अभी तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सो दे आर सफरिंग सो मच मोर देन पाकिस्तान। तो अब ये है कि ये जो कोविड के या कोविड जैसी रिलेटेड जो वबाएं हैं, इनके अंदर फ्लक्चुएशन भी दिखती है। बेहतरी की तरफ ये साल जाना चाहिए। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी से भी एक्सप्लेन करूंगी, बट आई लेट यू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। ठीक है जी, ये तो हमने बात कर ली ओवरऑल कि कैसा रहने वाला है। अब थोड़ी सी इंडिविजुअली बात कर ली जाए। अब अगर स्टार्स के बारे में पूछो, मैं एक्वेरियस हूँ, तो मेरे बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स के मेरा अगला साल जो है वो किस तरह का रहने वाला है? तो आपकी जो डेट क्या है? 9th of February। 9th of February। तो आप मार्स रूल्ड है, 9th नंबर 9 इज अ मार्स नंबर, और ये अगेन क्रिएटिव नंबर है, और ये बहुत ही इमोशनल नंबर भी। आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव और काफ़ी
जज्बाती भी हैं, पर एट द सेम टाइम यू आर वेरी क्लियर माइंडेड, बहुत क्लियर हेडेड इंसान है, आपको पता होता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके क्या गोल्स होने चाहिए, देयर इज नो कंफ्यूजन, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी है। अभी मैं देखती हूँ कार्ड्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा मैं आंखें बंद करके भी फोकस करूंगी। गिव मी 1 सेकंड। सक्सेस, फेम, आपके पास एक और प्रोजेक्ट भी आ रहा है, ओके, और इसके अंदर फेम और इसके अंदर मोर सक्सेस के कार्ड दो इकट्ठे इज अ मेजर साइन। ठीक है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हाँ, है एक 2022 में। इन अनदर 3-4 मंथ्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा, ट्रैवलिंग के भी कुछ साइंस आ रहे हैं, और परसिवरेंस, देखिए कंसिस्टेंसी लेवल बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस, आप एक चीज पे डटे रहती हैं, जिद्दोजहद करने की, और वो गिव अप नहीं करती। 1 मोमेंट। ठीक है जनाब, उम्मीद करते हैं कि हम सबका ही जो 22 है, ये जो नया साल आने वाला है 2022, ये बहुत अच्छा रहे। ख़ास तौर पर ये जो वबाएं चल रही हैं, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से हम लोग जल्द से जल्द निमट सकें, इसका मुकाबला कर सकें और इसको अल्लाह हाफ़िज़ बोलें, जिस तरह हम लोग ये 2021 को अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे, और इस साल में हम तमाम तर नेगेटिविटी, तमाम तर जो वबाएं हैं, तमाम तर बीमारियां इसी साल में हम छोड़कर आगे बढ़ें और हमारी सेहत बरकरार रहे। और जिस तरह बता रही थी राबिया भी हमें कि सियासत के हवाले से भी बड़ा अच्छा हमारा ये साल रहने वाला है, तो क्या देखा फिर आपने? मैंने एक और चीज देखी आपके बारे में, कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी दिखती हैं जैसे घर मूव करना है या इस तरह की कोई चीजें नजर आती हैं, जैसे कि रिलोकेशन है थोड़ी सी। ठीक है, तो हो सकता है या आप अपने इंटीरियर्स बदलें घर के अंदर, एक आपको एक खूबसूरती से भी लगाव है। ठीक है, कि जैसे कि आपके रेनोवेशंस करें या कोई नई चीजें ऐड करें, कुछ स्टाइल चेंज करें, इस तरह के आपके उसमें चेंजेस नजर आते हैं। और ये है कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के साइंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अगर आई डोंट नो इफ़ यू एवर थिंक अबाउट लाइक डूइंग योर ओन यूट्यूब पॉडकास्ट या इस तरह की चीज़ें या व्लॉग्स या ऐसा कुछ, तो आती जाती कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करती हुई डेफिनेटली दिखती हैं, ऐसा सोच रही थी ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो काफ़ी जो है ये ईयर आप अपने लिए एक बहुत अच्छा साल इसलिए भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं। मैं न्यूमरोलॉजी से भी बता दूँ कि आप नंबर 6 रूल्ड ईयर है और आप नंबर 9 है। ओके, तो 6 के लकी नंबर्स होते हैं 6, 9 and 3। ओके, तो जितने लोग भी ऐसी डेट्स को पैदा हुए हैं जो 6, 9 या 3 है या 6, 9, 3 पे ऐड होती है उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उनके लिए ये साल बहुत कमाल का होने वाला है। और बाकी जो स्टार्स हैं उनके हवाले से भी थोड़ा थोड़ा बता दें कि उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, और खासतौर पर सेहत के हवाले से हमें कितनी अच्छा रहेगा ये वाला साल जो है। सेहत इतना तो है कि देखिए नेचुरल जो कुदरत के जो डिजास्टर्स होते हैं थोड़े बहुत हम इस साल भी एक्सपेक्ट करेंगे बीमारियों और वबाओं की सूरत में। तो अगेन वही बात है कि अपनी सांस, अपने क्लेंलीनेस, अपनी हाइजीन का हम सबको ख्याल रखना है इस साल भी, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, थोड़े से ये मौसम के हवाले से भी मुझे एक चीज़ पता चल रही थी कि गर्मी इस साल ज़्यादा पड़ सकती है। अच्छा, और गर्मी की वजह से पहले से अपनी रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेनी चाहिए। गर्मी के टाइम पे ज़रा एहतियात रखें सब। तो वेदर के एक्सट्रीम चेंजेस इस साल हो सकते हैं, ऐसी पाकिस्तान में पड़ती है, इससे ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप स्टार्स के हवाले से जानना चाह रही हैं तो ये है कि जो एयर साइन लोग हैं जिनके जिसमें जेमिनी है, या असल में उसके लिए फिर एक पूरा जो है वो टाइम काफी लग जाएगा मुझे, अगर आप चाहती हैं तो मैं कर देती हूँ। लेकिन नहीं, टाइम हमारी थोड़ा सा कम है, इसलिए हमें इस पे ही रहेंगे। और मतलब ओवरऑल जो है वो सबके लिए 2022 जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है क्या? देखिए, एक तो किस्मत हम सब लेके अपनी पैदा होते हैं, राइट? सही है। लेकिन ये जरूर है कि ये साल हम एक बेटर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, ये इंडस्ट्रीज, ब्यूटी इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। डेफिनेटली अपनी सेहतों का ख्याल रखें, वो कैरेड अवे नहीं होना है कि ये चीज़ें बेहतर हो गई हैं तो अब कुछ नहीं होगा, और यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर वेल बीइंग इन जनरल, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ऑन एवरी लेवल। लेकिन ये 6 इमोशंस का भी नंबर होता है, तो लोग काफ़ी जज्बाती हो सकते हैं, सड़कों पे थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े या एक गर्म मिजाजी सी हो सकती है। इस तरह की सूरत हाल है, पर ओवरऑल आई कैन से कि आफ्टर जून जो है ख़ास तौर से इट शुड बी अ
बेटर ईयर फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है जी। राबिया सैयद टेरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद थी। राबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और हमें हमारे मुस्तकबिल के हवाले से बता के जा रही हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जिस तरह जनाब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो 2022 का साल है वो किस तरह का रहने वाला है, उम्मीद करते हैं कि ये साल भी अच्छा रहे और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए अच्छी अच्छी साबित हों। और मुझे अब आपने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।